RTX 5050 के 4 तगड़े लैपटॉप्स रिव्यू करने के बाद आज अपने पास है अपना 5वां लैपटॉप। स्वागत करो भाई अपने HP Omen 16 लैपटॉप का i7 14 जनरेशन के साथ RTX 5050 है इसके अंदर। इतनी मेहनत से भाई तुम्हारे लिए लैपटॉप जुगाड़ते, एक सब्सक्राइब तो कर दिया करो यार कम से कम बेल आइकन के साथ। आ जाओ फटाफट दर्शन करें इसके। ये रहा भाई वो डब्बा, खोलते हैं अब इसे। ये आया भाई एक और सामान। तो ये रही अपनी पावर कोड। 3 पिन वाला पोर्ट है यहाँ से, एंड यहाँ से भी 3 पिन सॉकेट मिलता है तुम्हें नॉर्मल वाला। क्वालिटी बहुत जबरदस्त है केबल की, वैसे हैवी ड्यूटी वाली फील दे रही है। और ये रहा अपना भाई पावर अडेप्टर। इतनी बड़ी ब्रिक है भाई ये वाली चार्जिंग पिन के साथ। एंड ये देख सकते हो 230 वोल्ट्स का आउटपुट इसमें सपोर्टेड है। हैवी तो है यार। देन आता भाई आजा ये लैपटॉप। और एक चीज हो रहा है भाई, काला एनवेलप। लैपटॉप काला है ना तो सारा सामान भी काला है। इसके अंदर देखें क्या है, ऐसे दिया तो ऐसे कुछ सरप्राइज निकलेगा। अरे ये रही अपनी ओमन की पुस्तक। इस पुस्तक के लिए यार एनवेलप दे दिया तुमने, कुछ अच्छा सामान दे देते HP वालों। दैट्स ऑल, डब्बा खाली हो चुका है। अब दिखाते हैं लैपटॉप। चीप ट्रेज। और ये बिल्कुल एकदम सफेद सफेद कपड़े पहन के आया भाई, पता नहीं क्यों, क्योंकि काम तो काले हैं इसके। लैपटॉप भी काला है। ये भाई खुलिया। ओ ये रहा फाइनली अपना HP Omen 16 लैपटॉप। काफी बढ़िया लग रहा है, जो कि अपर लिड देख सकते हो बिल्कुल मैट ब्लैक फिनिश में आती है। बस सेंटर में हमें ओमन की बढ़िया से ब्रांडिंग मिलती है। बिल्कुल मिनिमलिस्टिक डिजाइन है भाई। और पीछे की साइड देख सकते हो 2 एग्जॉस्ट फैन मिलते हैं और यहाँ पर पोर्ट्स दे रखे हैं। राइट साइड पे भी एग्जॉस्ट फैन और पोर्ट्स, लेफ्ट साइड पे भी पोर्ट्स और अपना एग्जॉस्ट फैन वगैरह दे रखा है। एंड पीछे से देख सकते हो हमारे पास वेंट्स मिलते हैं, थोड़े बहुत खुले खुले से हैं। यहाँ पर हमारे 2 फैन लगे हैं तो इधर से ओपन है, बाकी ऑलमोस्ट पूरा क्लोज ही है यार ये। एंड नीचे की साइड 2 डाउन फायरिंग स्पीकर्स भी हमें मिलते हैं। बाकी रबर ग्रिप्स भी काफी अच्छी खासी मिलती है हमें। एंड पूरा लैपटॉप पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में हमें मिलता है। एंड अच्छा खासा हैवी भी है भाई। देख सकते हो लैपटॉप का वेट है भाई 2.4 kg के आसपास। और जिस टाइप का इसका चार्जर है 3 किलो तो जाना चाहिए। ये भाई सारी चीजें अगर रख दें 3.2 kg का पूरा भाई हो जाता है ये लैपटॉप। इसके लिए तो सेहत बनानी पड़ेगी भाई। जिम जाओ, प्रोटीन खाओ। कोई प्रोटीन ब्रांड अगर प्रमोशन कराना चाहता है तो ऐसे हम कर सकते हैं। कुछ भी बोल रहा हूँ मैं आजकल। जिसको भी नहीं पता, ओमन जो है ना वो HP की सबसे प्रीमियम सीरीज है। तो इसके अंदर ये बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया देते हैं। जैसे कि वन हैंड से बहुत ही आराम से ओपन हो जाता है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़िया है इसका। और हिंज की क्वालिटी भी जबरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 बड़े बड़े हिंजेस लगे हुए हैं। एंड वोबलिंग की बात करें तो वो भी बहुत ही कम है, मतलब ज्यादा नहीं है, हल्की फुल्की सी है, काम चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। विक्टस के कंपेयर में कम है। बाकी फ्लेक्स की बात करें तो पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है तो थोड़ा बहुत फ्लेक्स तो भाई मिलेगा ही, क्योंकि वो हर लैपटॉप में होता है। अगर मेटल बिल्ड होती तो शायद ना मिलता इतना फ्लेक्स। एंड कीबोर्ड फ्लेक्स की बात करें तो वो ज्यादा नहीं मिलता हमें, वो बहुत ही ना के बराबर है। ओवरऑल अच्छी क्वालिटी हमें मिलती है सारी तरफ से। बाकी एक और अच्छी चीज तुम्हें बताता हूं, अगर तुम कोई लैपटॉप खरीदने का सोच रहे हो, चाहे गेमिंग, नॉन गेमिंग, प्रोफेशनल या फिर कैसा भी लैपटॉप, तो तुम जा सकते हो दिल्ली, नोएडा या गाजियाबाद के अंदर फ्यूचर IT जोन। इनके स्टोर्स काफी लोकेशंस पे अवेलेबल है। एंड फाइनेंस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं ये। बाकी किसी भी मोड से तुम पेमेंट कर सकते हो। तो अगर भाई का रेफरेंस दोगे थोड़ा बहुत फायदा भी हो जाएगा। एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, मैं एड्रेस वगैरह डिस्क्रिप्शन में तुम्हें दे दूंगा। अब अगर पोर्ट्स की बात करें तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक USB Type-A 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट, जो कि 5 Gbps वाला है। और उसी के बगल में हमें मिलता है एक Type-C पोर्ट। ये भी 3.2 Gen 1 वाला है 5 Gbps के साथ। लेकिन इसके अंदर भाई पावर डिलीवरी 3.1 का सपोर्ट भी मिलता है हमें। एंड DP 1.4A का सपोर्ट भी है। तो बेसिकली डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो। और अगर Type-C चार्जिंग करनी है तुम्हें तो वो भी ये करवा देगा, बट एक अच्छे खासे बड़े अडेप्टर से कनेक्ट करना पड़ेगा। और एक मिलता है हेडफोन माइक जैक कॉम्बो। एंड राइट साइड पे भी एक USB Type-A 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट मिलता है हमें 5 Gbps की स्पीड के साथ। इतना ही नहीं, पीछे भी भाई बहुत सारे पोर्ट्स है। तो पीछे भी हमें एक USB Type-A 3.2 Gen 1 वाला 5 Gbps वाला पोर्ट मिलता है। एक मिलता है HDMI 2.1 का पोर्ट, एक RJ45 LAN पोर्ट और एक इसका चार्जिंग पोर्ट। तो डिस्प्ले आउटपुट अगर तुम लेते हो तो HDMI के थ्रू हमारे डेडिकेटेड GPU से आउटपुट आता है। और Type-C वाले पोर्ट के थ्रू इंटीग्रेटेड GPU के थ्रू आउटपुट मिलेगा। बाकी 4K 60 तक बढ़िया सपोर्टेड है। इससे ज्यादा रिफ्रेश रेट के भी सपोर्ट कर लेगा बड़े आराम से, अगर तुम ई स्पोर्ट्स गेमिंग करना चाहते हो कोई हाई एंड मॉनिटर या टीवी में लगा के। डिस्प्ले आउटपुट अच्छे से सपोर्ट कर लेगा और 2 डिस्प्ले भी एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। अब इंटीरियर पे यार एक बार नजर डालो, क्या ही खूबसूरती वाला इंटीरियर है। प्रॉपर ब्लैक भाई, एकदम तुम्हारा ब्लैक कलर अगर फेवरेट है ना तो इंप्रेस हो जाओगे। या बढ़िया सी O16 की ब्रांडिंग और मतलब ऐसे गेमिंग वाली वाइब दे रहा है यहाँ पे ये। एंड यहाँ से बिल्कुल प्लेन वाली वाइब दे रहा है। तो प्रोफेशनल वाला मजा भी है और गेमिंग मजा भी दे रहा है। बाकी ये जो RGB कीबोर्ड है ये तुम्हें पक्का गेमिंग फील दे देगा। इसके अंदर हमें 4 जोन RGB कीबोर्ड मिलता है। बाकी 2 लेवल की बैकलाइट ब्राइटनेस सपोर्टेड है। डिम करना चाहो थोड़ी सी कर सकते हो। और इसकी जो 4 जोन है ना उसके अंदर WASD वाली की जो है वो अलग जोन काउंट होती है। थोड़ा सा यूनिक स्टाइल है। बाकी तुम इसे ओमन गेमिंग हब के अंदर कस्टमाइज कर सकते हो। एंड कीबोर्ड की क्वालिटी भी जबरदस्त लगी मेरे को। टाइपिंग करने में मजा
मजा आता है, टेक्टाइल फीडबैक है, फंक्शन कीज पर भी बहुत सारे शॉर्टकट्स मिलते हैं हमें। कोपायलट और ओमन गेमिंग हब की भी एक डेडिकेटेड की दे रखी है। एंड ये जो P वाली की है ना, इसके अंदर देखो एक परफॉर्मेंस का मीटर बना हुआ है, तो फंक्शन प्लस P को दबाने से परफॉर्मेंस मोड हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ दिख भी रहा होगा। बाकी हाँ, डिस्प्ले इसकी मैक्सिमम इतनी जाती है, ये मैं पहले बताना भूल गया, 160 डिग्री के आसपास मान सकते हो कि चली जाती है। और कीबोर्ड के अंदर 26 की रोल ओवर का सपोर्ट है और एंटी घोस्टिंग को भी ये सपोर्ट करता है, तो गेमिंग के हिसाब से सही चीजें दे रखी है। बाकी ट्रैक पैड भी अच्छे खासे साइज का है, डिसेंट बड़ा भी लगता है भाई, फुली टच है एंड सारे जेस्चर्स को ये सपोर्ट करता है, तो चलाने में मजा आएगा तुम्हें। और अगर क्लिक्स करोगे तो कुछ ऐसी सी क्लिक्स की आवाज है, ऑलमोस्ट साइलेंट है। बाकी ओमन गेमिंग आप देख सकते हो भाई, पहले जैसा ही है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है इसके अंदर। ये रहा अपना लैपटॉप एंड यहाँ पर सारे स्टैट्स विजिबल हो जाते हैं। परफॉर्मेंस कंट्रोल में परफॉर्मेंस के सारे मोड्स तुम्हें मिल जाएंगे। यहाँ से फैन स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। पावर सेटिंग्स के अंदर आओगे तो यहाँ से तुम इनको भी ट्वीक कर सकते हो मैनुअली अगर करना चाहो तो। एडवांस परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के अंदर आओगे तो ये कह रहा है कि भाई तुम्हें चार्जर लगाना पड़ेगा। बाकी लाइटिंग वाली चीजें यहाँ से चेंज हो जाएंगी, कीबोर्ड की लाइट वगैरह सारी चीजें। एंड ग्राफिक्स फीचर के अंदर जाओगे तो ये रहा अपना मक स्विच, जिसके अंदर ये ऑटोमेटिक पे है और IGPU पे तुम शिफ्ट कर सकते हो। अगर डेडिकेटेड जीपीयू पे शिफ्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, देन तुम्हें यहाँ कोने के अंदर मोड मिलेगा एनवीडिया जीपीयू ओनली का, फिर यहाँ से तुम अपना डेडिकेटेड जीपीयू सिलेक्ट कर सकते हो। पता नहीं ये मक स्विच विक्टस में क्यों नहीं देता, HP ओमन में तो दे रखा है इन्होंने। इसका मतलब दे सकते हैं लेकिन देना नहीं चाहते। ये भी एप्पल की तरह हो रहे हैं भाई, सब प्रो मॉडल लेना पड़ेगा। बाकी AI फीचर्स की बात करें तो इसमें सारे AI फीचर्स तुम्हें मिलेंगे जो विंडोज के हर लैपटॉप में आज की डेट में अवेलेबल है, जैसे कि अपना कोपायलट, लाइव कैप्शंस वगैरह एंड अपना पेंट वाली ऐप के अंदर भी एक कोपायलट जिससे तुम बैकग्राउंड इरेज कर सकते हो, जनरेटिव AI वगैरह यूज कर सकते हो। ये सारी फीचर्स हम बहुत सारी वीडियोस में कवर कर चुके हैं, तो क्या ही बार बार बताएं, पुरानी वीडियोस चेकआउट कर लेना। और इसके मेनली जो AI टास्क है वो CPU से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि इसमें कोई NPU नहीं मिलता हमें, और जरूरत भी नहीं है क्योंकि इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है भाई, RTX 50 सीरीज, जो कि AI पे ही तो बेस्ड है। तो सारे तगड़े तगड़े AI वाले टास्क तुम्हारा GPU आराम से हैंडल कर लेगा बिना किसी दिक्कत के। बाकी डिस्प्ले भी इसकी काफी सुंदर है भाई, 16 इंच का हमें एक WUXGA 1200p रेजोल्यूशन वाला पैनल मिलता है, IPS पैनल है और एंटी ग्लेयर भी है। बाकी जिस प्राइस पे लैपटॉप आता है ना, मेरे हिसाब से 1600p तो देना चाहिए था। बाकी वीडियो को पॉज करके डिस्प्ले की सारी स्पेसिफिकेशन देख सकते हो। अब 1200p है तो 16:10 का तुम्हें एस्पेक्ट रेशियो मिलेगा, यानी कि थोड़े से बॉर्डर्स YouTube वगैरह पे तुम्हें मिल जाएंगे। बाकी 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सपोर्टेड है, तो काफी ज्यादा स्मूथ है भाई, मतलब ई स्पोर्ट्स गेमर्स के लिए तो भाई मजे ही मजे। एंड इसके अलावा 400 निट्स की ब्राइटनेस है। आउटडोर में देख सकते हो कि ठीक ठाक विजिबिलिटी है अगर इवनिंग के टाइम पे यूज करते हो। बाकी अगर सनलाइट में करोगे तो थोड़ी कम लग सकती है। इंडोर के हिसाब से मोर देन इनफ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कलर्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि 100% sRGB इसमें सपोर्टेड है, तो कलर ग्रेडिंग या कलर एक्यूरेसी वाले काम कर सकते हो। लेकिन HDR का सपोर्ट हमें नहीं मिलता, मतलब HDR वीडियोस तुम प्ले कर सकते हो बट HDR में वो प्ले नहीं हो पाएंगी, ठीक है, क्योंकि HDR डिस्प्ले में सपोर्ट नहीं है ना प्रॉपर वाला। ओवरऑल मुझे ठीक लगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस रिजोल्यूशन थोड़ा और बेटर हमें मिल सकता था इस प्राइस के हिसाब से। बाकी ये है भाई अपना वेब कैमरा, इसके अंदर प्राइवेसी शटर में मिलता है, ऐसे औंधा को बंद करना चाहो तो कर सकते हो। माइक भी इसी का यूज हो रहा है, तो कमेंट सेक्शन में क्वालिटी वगैरह बताना। 1080p के हिसाब से मुझे तो काफी अच्छी लग रही है, बाकी ऐसे पिंग पिंग कर रहा है मेरे मुंह को। सब्सक्राइब प्लीज। अब साउंड के अंदर ना इन्होंने HyperX का भाई पता नहीं क्या ट्यूनिंग वगैरह कर रखी है, मुझे लगता है कि वो हेडफोन्स या ईयरफोन्स पे ज्यादा काम करेगा। बाकी इसके स्पीकर की भी आवाज मैं तुम्हें सुना देता हूँ। नीचे की तरफ लगे हुए हैं 2 डाउन फायरिंग स्पीकर्स, तो डिसेंट है इसकी आवाज। लाउडनेस भी ठीक ठाक है और हल्की हल्की बेस भी आती है, तो अबव एवरेज कह सकता हूं मैं, पर बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल लेवल भी नहीं है। अगर तुम्हें अपना काम वगैरह करना है और थोड़े बहुत गाने सुनने हैं तो उसके लिए ठीक है। और इसकी ना बैटरी मेरे को बढ़िया लगी भाई, इन्होंने 83 वॉट आवर्स की बैटरी इसमें डाल रखी है। और बैकअप अगर तुम निकालना चाहो तो भाई ब्राइटनेस को कम करके, कीबोर्ड बैकलाइट बंद करके एंड मक स्विच के अंदर तुम अगर IGPU पे सिलेक्ट कर लोगे और रिफ्रेश रेट को भी तुम अगर 60 हर्ट्ज पे कर लोगे बैटरी सेवर के साथ, देन आराम से भाई 3.5 से 4 घंटे का बैकअप ये दे देगा। 4 आवर्स से ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, बट अगर तुम्हें मिल सकता है तो बहुत ही अच्छा है। अगर नॉर्मल काम करते हो ब्राउजिंग वगैरह, उसके हिसाब से मैं ये बता रहा हूं, बाकी यूसेज पे भी डिपेंड करेगा। एंड 4 आवर्स मैक्सिमम है एक गेमिंग लैपटॉप से जो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये काफी ज्यादा हाई परफॉर्मिंग लैपटॉप्स होते हैं, तो ज्यादा बैटरी इनसे नहीं मिल पाती, बट बैटरी कैपेसिटी अच्छी है तो थोड़ी उम्मीद है। बाकी स्पेसिफिकेशन देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। एंड SSD की रीड एंड राइट स्पीड्स को भी देख सकते हो कितनी निकलती है हमारे पास, Gen 4 के हिसाब से डिसेंट है। और SSD अपग्रेडेबल है, 2 स्लॉट्स इसके अंदर हमें मिलते हैं। और रैम भी अपग्रेडेबल है, 2 स्लॉट मिलते हैं, जिसमें से एक स्लॉट ऑक्यूपाइड है 24 GB की रैम के साथ, तो एक और 24 GB की रैम लगा के 48 GB तक तो बढ़िया एक्सपैंड कर सकते हो। ये चीज अच्छी करी कि इन्होंने एक सिंगल स्टिक में ही लगा के दे दिया इतनी बढ़िया रैम, अपग्रेड करने में थोड़ा खर्चा बचेगा। और अपना ग्राफिक कार्ड भी इसमें फुल फ्लेजेड वाला डाल के दिया है, 115 वोट्स वाला, जो कि 50 सीरीज के अंदर फुल फ्लेजेड ही है। अब बाकी परफॉर्मेंस कितनी निकलेगी वो भाई परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में दिखाते हैं तुम्हें। अब परफॉर्मेंस के लिए कुछ बेंचमार्क पहले देख लो यार। इसके CPU के लिए हमने टेस्ट करा था Cinebench R23, Cinebench 2024, Geekbench 6 का स्कोर भी देख सकते हो, एंड ब्लेंडर CPU वाला, एंड PC Mark 10 को भी देख सकते हो। PC Mark 10 का स्कोर मुझे थोड़ा सा कम लगा,
इस प्रोसेसर के हिसाब से आई डोंट नो कुछ ग्लिच आया था इस सॉफ्टवेयर में या पता नहीं क्या, आजकल ग्लिच मार भी रहा है, तो थोड़ा इस पे रिलाय मत करना इसके स्कोर पे, क्योंकि डेफिनेटली इस प्रोसेसर से हमें और बेटर स्कोर मिल सकता था। बाकी के बेंचमार्क सॉफ्टवेयर में भी तो बढ़िया आया है। देन जीपीयू के लिए देख सकते हो Geekbench 6 का OpenCL स्कोर, 3D मार्क टाइमस्पाई का स्कोर, VR मार्क का स्कोर एंड ब्लेंडर बेंचमार्क जीपीयू वाला। तो स्कोर्स काफी मतलब बढ़िया निकल के आए हैं और अच्छी खासी परफॉर्मेंस इसने निकाल के दी है हमें, जैसी मिलनी भी चाहिए। बाकी अगर प्रैक्टिकली बताऊं तो देखो, तुम अगर स्टूडेंट हो, नॉर्मल तुम्हें प्रोग्रामिंग करनी है, कोडिंग करनी है, ब्राउजिंग करनी है, मल्टीटास्किंग, प्रेजेंटेशन या ऑफिस वर्क तुम्हें करना है किसी भी टाइप का, तो वो बहुत ही सीमलेस हो जाएगा इसमें और काफी अच्छे खासे लेवल का बिना किसी दिक्कत के। थोड़ा सा तुम्हें बैटरी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बट परफॉर्मेंस में ये तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। एंड इवन अगर तुम प्रोग्रामिंग करते करते कुछ थोड़े और हैवी एल्गोरिथम्स रन करना चाहते हो, लाइक एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर, या फिर मशीन लर्निंग सिमुलेशंस तुम्हें चलानी है जिसमें से कुछ चीजें ना जीपीयू डिमांडिंग होती है, वो सब भी ये बढ़िया करवा देगा बिना किसी दिक्कत के। तो ओवरऑल तुम सीपीयू इंटेंसिव किसी भी काम को अगर करना चाहो तो वो बढ़िया कर सकते हो। एंड सिमिलरली प्रोडक्टिविटी के अंदर भी तुम ये सारी चीजें बढ़िया कर सकते हो, जैसे कि अगर तुम्हें फोटो एडिटिंग करनी है तो फोटोशॉप चलाओ, इसके अंदर हाई एंड बढ़िया थंबनेल्स एडिट करो, या कुछ भी करना हो तुम्हें, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह। एंड वीडियो एडिटिंग भी बढ़िया 4K 60 ये करवा देगा मस्त लेवल की, प्रोफेशनल टाइप की एडिटिंग भी ये करवा सकता है भाई, इतना अच्छा प्रोसेसर है। एंड बात करें आफ्टर इफेक्ट्स का इंटीग्रेशन करते हो अगर तुम, देन वो थोड़ा सा डाइसी हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स पे ना तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारा काम कितना है। बिगिनर टू मीडियम लेवल तक अच्छा चल जाएगा, बट बहुत ही ज्यादा हाई एंड काम करना है तो हो सकता है कि थोड़ा और बेटर जीपीयू तुम्हें लेना पड़े, लाइक 12GB या 16GB, 8GB हो सकता है इनफ ना पड़े। बट क्योंकि रैम इसमें अच्छी खासी दे रखी है तो काफी हद तक ये तुम्हारे आफ्टर इफेक्ट्स के भी सारे काम चलवा देगा। लाइक हैवी काम जो मोस्ट ऑफ द फील्ड्स में जो यूज होते हैं वो सब ये करवा सकता है, कुछ ज्यादा तगड़ी फील्ड्स को छोड़ के। डिपेंड करेगा ना भाई तुम्हारा काम कितना है। एंड सिमिलरली जीपीयू ओरिएंटेड अगर काम करने हैं, जैसे कि 3D मॉडलिंग, आर्किटेक्चर, ब्लेंडर, गेम डेवलपमेंट वगैरह, वो सब भी ये बढ़िया करवा सकता है। बिगिनर टू मॉडरेट लेवल के, बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के जाने हैं तो फिर 50-50 तुम्हें कम पड़ सकता है। देन 50-60, 50-70, 50-90 तक जाओ, या फिर एक पीसी बिल्ड करा लो, सबसे बढ़िया। 50-50 के हिसाब से तुम्हें सारी चीजें मैक्स आउट मिल जाएंगी, क्योंकि ग्राफिक कार्ड अपना फुल फ्लेजेड है इसमें। बाकी अगर गेमिंग करनी है तो मैंने कुछ गेम टेस्ट करी है, एक बार उनको देख लो, बहुत ही शिद्दत से करें तो सब्सक्राइब जरूर करना, इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई तुम्हारे लिए। एक तो बनता है यार, एक लाल बटन ग्रे कर दो यार, ये ग्रे बटन ब्लैक कर दो। कुछ तो करो बेल आइकन के साथ। पहले हमने CS2 टेस्ट किया वेरी हाई प्रीसेट पे, एंड यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास आराम से 200 के आसपास FPS आ रहे हैं, तो काफी बढ़िया परफॉर्मेंस मिल रही है हमारे जीपीयू की तरफ से। और 90 वोट्स के आसपास अपनी TGP भी कंज्यूम हो रही थी, और कभी कभी 100 वोट्स भी हिट हुआ, तो यानी कि अच्छा खासा मतलब पावर कंज्यूम कर रहा था ये। टेम्परेचर थोड़े से हायर साइड थे, 80 to 90 डिग्री के आसपास, जो कि मुझे थोड़े ज्यादा लगे इस वाले गेम में, बट ओवरऑल गेम ऑप्टिमाइज्ड है और ई स्पोर्ट्स लेवल की गेमिंग तुम आराम से कर सकते हो इसमें। देन हमने वेलोरेंट खेला भाई हाई प्रीसेट के ऊपर, एंड यहाँ पर FPS देख सकते हो बहुत ही आराम से भाई 400 के आसपास हमारे पास आ रहे थे, बहुत ही मतलब मजा आ रहा था देखने में। जीपीयू की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं, क्योंकि ये सीपीयू इंटेंसिव गेम है, तो इसलिए भाई 80 to 90 वोट्स तक अपना सीपीयू कंज्यूम हो रहा है। तो इससे तुम ये आइडिया लगा सकते हो कि सीपीयू काफी ज्यादा पावरफुल है और बढ़िया पावर ड्रॉ करके गेम में अच्छी परफॉर्मेंस निकालता है। तो ई स्पोर्ट्स लेवल की गेमिंग तुम इसमें आराम से खेल सकते हो, कॉम्पिटिटिव गेम खेलो, देश का नाम रोशन करो भाई। और टेम्परेचर्स भी अच्छे से ऑप्टिमाइज हो गए थे भाई इस वाले गेम तक आते आते। देन हमने GTA 5 एनहांस्ड टेस्ट किया बिल्कुल मैक्सिमम रे ट्रेसिंग वाले प्रीसेट पे, और सारे ही गेम्स 1200p पे टेस्ट हुए, याद रखना। तो यहाँ पर देख सकते हो कि FPS साइड बाय साइड विद फ्रेम जनरेशन 2x पे करके कितना फर्क पड़ता है। आराम से भाई 130 तक FPS पहुंच गए थे, कहा तो पहले हमें 60 मिल रहे थे रॉ परफॉर्मेंस में। देन उसके बाद हमने 4x फ्रेम जनरेशन लगाया, तो उसके बाद देख सकते हो कि आराम से 200 प्लस हो जाते हैं FPS, और ज्यादा कोई क्वालिटी में भी हमें ड्रॉप नहीं मिलता। तो GTA 5 में ये चीज काफी अच्छे से काम करती है, लेकिन उसके लिए GTA 5 एनहांस्ड वाला वर्जन चाहिए भाई। देन हमने RDR2 टेस्ट किया अल्ट्रा प्रीसेट पे, यानी कि फेवर क्वालिटी जिसको कहते हैं, और यहाँ पर देख सकते हो काफी सही FPS आ रहे हैं, 70 के अराउंड बहुत ही आराम से आ रहे हैं। एंड अपनी जीपीयू की TGP भाई ऑलमोस्ट पूरी कंज्यूम हो रही है इस वाले गेम में, तो ये काफी ज्यादा ग्राफिक इंटेंसिव गेम है, तो उस टाइप की हमें परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। अब 60-70 FPS इस वाले गेम के हिसाब से अल्ट्रा प्रीसेट में डिसेंट है, तो ऐसा कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी, मतलब स्टोरी गेम्स भी हैवी वाले बढ़िया चलेंगे। देन हॉगवर्ट्स लेगेसी टेस्ट किया हमने अल्ट्रा प्रीसेट पे, एंड यहाँ साइड बाय साइड देख सकते हो कि 2x फ्रेम जनरेशन करने पर कितना डिफरेंस आता है, ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं FPS, जैसे कि हर गेम में हो जाते हैं, और 90 के आसपास हमारी जीपीयू की DGP कंज्यूम हो रही थी। देन 4x फ्रेम जनरेशन में भी देख लो क्या रिजल्ट है, आराम से 200 प्लस हमारे FPS पहुंच जाते हैं। तो हॉगवर्ट्स लेगेसी में भी तुम फुल मजा ले पाओगे, जीपीयू काफी कैपेबल है भाई मल्टी फ्रेम जनरेशन की वजह से। देन हमने टेस्ट किया ब्लैक मिथ वुकोंग, और ये भी काफी ज्यादा हैवी गेम है, रॉ परफॉर्मेंस देख सकते हो साइड बाय साइड इसकी। सिनेमैटिक प्रीसेट था, एंड 20-25 FPS आ रहे हैं, और भाई 100 वोट्स अपनी TGP पूरी कंज्यूम हो रही है भाई ग्राफिक कार्ड की। एंड साथ साथ फ्रेम जनरेशन देख सकते हो कि कितना असर डाल रहा है 2x वाला, और 4x फ्रेम जनरेशन तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है भाई, 100 प्लस हमारे FPS चले गए थे, तो ये भी एक अच्छी बात है। बाकी रे ट्रेसिंग को भी मैंने वेरी हाई कर दिया, तो सिमिलर टाइप की परफॉर्मेंस है, बट हाँ जो
विदाउट रे ट्रेसिंग है उससे थोड़े से FPS कम हो जाते हैं, 10 से 15। 2x फ्रेम जनरेशन देख लो रे ट्रेसिंग में कैसी परफॉर्मेंस देती है, एंड 4x फ्रेम जनरेशन की भी साथ साथ परफॉर्मेंस देख सकते हो। 80-90 तक हमारे FPS पहुंच जाते हैं भाई फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद, तो प्लेबल तो बना ही देते हैं वो गेम को। बाकी अगेन मैं यही कहूंगा कि विदाउट रे ट्रेसिंग खेलने में ज्यादा बेनिफिट है, और थोड़ा प्रीसेट कम करके, ताकि ज्यादा बेटर मजा मिले तुम्हें मल्टी फ्रेम जनरेशन का। अदरवाइज AI जनरेटेड फील होंगे तो मजा नहीं आएगा। देन हमने असासिन्स क्रीड शैडोज टेस्ट किया और अल्ट्रा हाई प्रीसेट पे टेस्ट करा है। इसके अंदर ना रे ट्रेसिंग भी हमारी वेरी हाई पे रहती है, तो साइड बाय साइड देख सकते हो कि फ्रेम जनरेशन लगा के कितना फर्क पड़ता है भाई। अच्छा खासा फर्क है यार, ऑलमोस्ट डबल हो गए हमारे FPS। लेकिन एक चीज याद रखना कि ये गेम काफी ग्राफिक इंटेंसिव है, तो उस हिसाब से हमारा फ्रेम जनरेशन काफी अच्छा काम कर रहा है। बाकी इस वाले गेम में भी 90 वोट्स तक है अपनी DGB, और किसी भी गेम में 90 वोट से ऊपर नहीं गई है जितने भी हैवी गेम्स है। आगे देखते हैं क्या पता किसी और गेम में चली जाए। देन हमने टेस्ट किया एलाइन वेक 2, एंड ये काफी ज्यादा हैवी गेम है, इसको भी हमने बिल्कुल हाईएस्ट प्रीसेट पे टेस्ट किया था। तो साथ साथ देख सकते हो कि 2x फ्रेम जनरेशन करने पे कितना डिफरेंस आता है। अब देखो रो परफॉर्मेंस तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है इस वाले गेम में, फिर भी फ्रेम जनरेशन के बाद कुछ चलने लायक हो गया गेम। देन 4x फ्रेम जनरेशन में तो और भी ज्यादा अच्छा काम हो गया, एकदम 100 के आसपास हमारे FPS पहुंच गए। देन मैंने भाई रे ट्रेसिंग भी ऑन कर दी और एकदम वेरी हाई पे कर दिया रे ट्रेसिंग को, तो रो परफॉर्मेंस तो बिल्कुल खत्म हो जाती है। बट 2x फ्रेम जनरेशन से थोड़ा गेम प्ले शुरू हो जाता है, खेलने लायक हो जाता है, और 4x फ्रेम जनरेशन से और ज्यादा स्मूथ हो जाता है। लेकिन ये मल्टी फ्रेम जनरेशन ना फील होती है, तो मैं ये कहूंगा कि रे ट्रेसिंग बिल्कुल हाईएस्ट प्रीसेट पे इस वाले गेम में मत ही खेलना, थोड़ा प्रीसेट कम करके खेल लेना। एटलीस्ट प्लेएबल FPS वाले टाइम पे तुम फ्रेम जनरेशन यूज करोगे तो ज्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगी, अदरवाइज तुम्हें लगेगा कि ये तो नकली फ्रेम्स है, मजा नहीं आएगा। देन हमने साइबरपंक टेस्ट किया अल्ट्रा प्रीसेट पे, एंड यहाँ देख सकते हो कि फ्रेम जनरेशन के साथ कैसी परफॉर्मेंस हमारे पास आती है। वैसे तो बिना फ्रेम जनरेशन के भी हमारे पास प्लेएबल FPS आ रहे हैं 60-70, विच इज गुड, बट फ्रेम जनरेशन लगा के थोड़ा और ज्यादा स्मूथ गेम प्ले तुम एंजॉय कर सकते हो। और 4x फ्रेम जनरेशन लगा दोगे तो भाई 200 प्लस हमारे FPS पहुंच ही जाते हैं। एंड यहाँ पर देख सकते हो कि GPU भी अच्छा खासा कंज्यूम हो रहा है हमारा, और टेम्परेचर्स वर अराउंड 70-75 डिग्री, विच इज नॉर्मल। बाकी फिर हमने रे ट्रेसिंग को भी बिल्कुल अल्ट्रा पे कर दिया, तो उसके बाद देख सकते हो थोड़े से FPS हमारे कम हो जाते हैं, बट फ्रेम जनरेशन संभाल लेता है। 2x फ्रेम जनरेशन देख सकते हो कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, और 4x फ्रेम जनरेशन करने के बाद तो भाई 130-140 पहुंच जाते हैं हमारे रे ट्रेसिंग के बाद भी। तो यही है पूरी मल्टी फ्रेम जनरेशन का गेम, जो तुम्हें 50-50 वाले ग्राफिक कार्ड से स्टार्ट हो जाती है। अगर इसके मजे लेने हैं तो यू कैन चूज दिस ग्राफिक कार्ड। परफॉर्मेंस अच्छी निकल के आई है इस लैपटॉप में, ओवरऑल सारे गेम्स में मजा आ गया। तो यार देखो HP के ना भाई 2 मेन बड़े लैपटॉप्स आते हैं मार्केट में गेमिंग के अंदर, जिसमें से एक है अपना बजट फ्रेंडली HP Victus, एंड दूसरा है अपना प्रीमियम सेगमेंट में HP Omen। ये प्रीमियम सेगमेंट में है, मतलब ये समझ लो HP की हद है भाई, इससे ऊपर HP कुछ नहीं बना रहा है गेमिंग सेगमेंट में, स्पेसिफिकेशन वाइज नहीं, लैपटॉप वाइज। Omen से ऊपर क्या ही है, Omen के अलग अलग बढ़िया ऊंचे मॉडल्स आते हैं इसके बाद। और मेरे को ना सही बताऊं HP Omen थोड़ा बढ़िया लगता है Victus के कंपेयर में भी, क्योंकि यार देखो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि काफी सारी चीज अच्छी है इसके अंदर। एंड इससे पहले भी जो हमने Ryzen 7 के साथ 4060 वाला Omen रिव्यू किया था लास्ट ईयर, वो भी बहुत ज्यादा बढ़िया था। एंड सेल के अंदर भाई तुम मानोगे वो 80,000 रुपीज का बिका है, एंड वो भी सिमिलर ऐसे ही 1,20,000-1,30,000 रुपए का लॉन्च हुआ था जब मैंने उसका वीडियो बनाया था। तो इस लैपटॉप के लिए भी मैं यही चीज कहूंगा कि हो सकता है भाई तुम्हें नेक्स्ट ईयर तक ये लैपटॉप भी 1 लाख के नीचे देखने को मिल जाए, और वो लैपटॉप काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है इस प्राइस के ऊपर, अंडर 1 लाख। सिमिलरली ये भी बन जाएगा, और अभी इसका प्राइस चल रहा है 1,40,000 के आसपास, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव मुझे ये लगा। अगर तुम्हें अभी भी खरीदना है ना, तो मैं कहूंगा थोड़ा सा वेट करके इसको 1,20,000 तक आने दो, क्योंकि अभी 50 सीरीज थोड़ी महंगी चल रही है, तो उस हिसाब से भाई 120 तक तो इसका प्राइस जस्टिफाइड है जिस टाइप के फीचर्स देता है। इसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शन है, जैसे कि Lenovo Look की तरफ तुम जा सकते हो, i7 14 जनरेशन के अंदर, उसमें भी 50-50 मिलता है, लेकिन उसका CPU इससे बेटर है। लेकिन GPU के मामले में ये बेटर है क्योंकि उसमें 100 वोट्स है और इसमें 115 वोट्स, बट उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 100 वोट्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस निकाल देता है। बाकी उसका रिव्यू हमने किया था, तो थोड़ा चेकआउट कर लेना। या फिर तुम भाई टफ F16 की तरफ जा सकते हो, 10-15 हजार और ऐड करके, उसमें तुम्हें 50-60 मिल जाएगा सेम प्रोसेसर के साथ, तो थोड़ा GPU बेटर हो जाएगा। तो ये थे मेरे थॉट्स इस लैपटॉप के ऊपर। बाकी लैपटॉप डेफिनेटली काफी अच्छा है, और सारी चीजें तुमने वीडियो में देख लिया, तो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, मुझे बहुत मजा आता है भाई तुम्हारे कमेंट्स पढ़ने में, तो कर दिया करो। और इसको खरीदने का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके खरीद लेना, चेकआउट मार लेना। बाकी लाइक सब्सक्राइब शेयर भाई सारी चीजें कर दो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।